तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है हमारा क्या, विलेयन सॉल्यूशन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे विलेयन क्या है और फिर विलेयन के प्रकार। ओके, तो देखो बच्चों, विलेयन सॉल्यूशन मीन्स दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। बात समझ गए ना, कि दो हो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया गया हो उनकी शुद्ध अवस्था में, तो एक समांगी मिश्रण जो बनता है उसे बोला जाता है विलयन। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जो मिश्रण होगा उसके हर एक पार्ट, हर एक भाग का संघटन एक सा होगा। समझ गए ना, मीन्स इसके जो घटक हैं, विलयन के घटक, इन्हें नग्न आंखों से या हम कहें माइक्रोस्कोप से भी अलग अलग नहीं देख सकते, तो उसे बोलते हैं विलयन। जैसे आप पानी में नमक डाल दें और एक विलयन बन जाए, तो उस विलयन का पार्ट उठा के देखो आप, आपको नमक और पानी के कण अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक चीज। दूसरा है, आप उस पानी का कहीं चाहे नीचे का पार्ट लें चाहे ऊपर का पार्ट लें, आप देखोगे उसका स्वाद एक सा होगा। उसमें अगर आप सांद्रता निकालोगे तो एक से हर एक भाग की सांद्रता एक सी आएगी। तो ऐसे मिश्रण को ही बोला गया है क्या बच्चों, विलयन। अब आगे बढ़ते हैं कि विलयन के कौन कौन से घटक होते हैं। तो आप जानते हैं कि विलयन में दो घटक होते हैं। एक तो होता है विलायक, वह घटक जो आधिक्य में होता है तथा विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। समझ गए ना, विलयन का वो घटक जो आधिक्य में हो और जो विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है, मतलब विलायक की जो ही भौतिक अवस्था होगी वही, ध्यान रखें, विलयन की भौतिक अवस्था होगी। अगर विलायक द्रव लिया गया है तो पूरा विलयन द्रव दिखेगा, विलायक ठोस लिया गया है तो पूरा विलयन ठोस होगा, और विलायक गैस लिया गया है तो पूरा विलयन गैस होगा। मीन्स विलायक की भौतिक अवस्था विलयन में डिसअपियर नहीं होती, वो विलुप्त नहीं होगी। और अब आते हैं विलेय सॉल्यूट। तो वह घटक जो अल्प मात्रा में है तथा इसकी भौतिक अवस्था विलुप्त हो जाती है, तथा इसकी भौतिक अवस्था विलयन निर्माण में, हम ये कह सकते हैं भौतिक अवस्था, ठीक है, विलयन निर्माण में विलुप्त हो जाती है। मतलब यह है कि ये चाहे विलेय ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, अगर विलायक में उसको रखा गया है तो फिर उसकी अपनी कोई भौतिक अवस्था नहीं रह जाएगी, वो विलेय में मिक्स हो जाएगा विलायक में, और इस तरह से उसकी भौतिक अवस्था विलुप्त हो जाती है। जैसे आपने नमक, पानी में नमक डाल दिया तो पानी ही रहेगा, उसकी भौतिक अवस्था तो वही रहेगी जो विलायक की है, ठीक है, लेकिन नमक उसमें घुल के अपनी ठोस अवस्था को विलुप्त कर देगा। ऐसे गैस में अगर हम कोई गैस मिला दें, या जैसे सॉरी पानी में हम गैस मिलाएं तो पानी में गैस घुल जाएगी तो विलायक ही रहेगा, पानी तो द्रव अवस्था में है तो पूरा विलयन द्रव दिखेगा। तो इस तरह से वह घटक जो अल्प मात्रा में है तथा इसकी भौतिक अवस्था विलयन निर्माण में विलुप्त हो जाती है, विलेय कहलाता है। अब यदि एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब विलेय और विलायक दोनों के मान लिया जाए एक एक मोल लिए जाए तो फिर कौन विलायक होगा। तो यदि लिखा है कि विलेय और विलायक सममोलर हो तो जिस घटक का अणुभार अधिक होगा वही विलायक होगा। जैसे मैं कहूं कि C2H5OH ये है 1 मोल, ठीक है, प्लस H2O 1 मोल। तो हम इन दोनों में विलायक की बात करें तो इसमें विलायक जो होगा बच्चों वो क्या होगा, एथिल अल्कोहल। बात क्लियर है कि अगर मान लिया जाए सममोलर में दे रखा है तब आप मोलर, जिसका अणुभार ज्यादा है, उसे विलायक मानोगे। अगर विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्थाएं बिल्कुल समान है तो जो आधिक्य में है वही विलायक होगा, ठीक है। तो इस तरह से विलायक निर्धारित करना है। जैसे ठोस NaCl और जल, तो इसमें जल विलायक है। CuSO4 × 5H2O में
CuSO4 एक विलायक होगा और H2O विलेय है। क्यों? क्योंकि CuSO4 में जल के अणु बिखरे होते हैं, तो यहाँ CuSO4 का अणुभार बहुत ज्यादा है, तो H2O और ये H2O उसकी कैविटीज में बहला होता है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर मैंने ये लिख भी दिया है, देखो C2H5 1 मोल, H2 1 मोल, तो C2H5OH विलायक, H2O विलेय होगा। तो इस तरह से आपको विलेय और विलायक निर्धारित करने हैं, ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है। अब विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है विलयन के प्रकार, ठीक है। तो देखो पहला होता है ठोस विलयन। ठोस विलयन का मतलब है यहाँ जो विलायक होगा वो ठोस होगा और विलेय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर जो भी भौतिक अवस्था विलयन की है वो ठोस विलायक के कारण है, जैसे ठोस ठोस, तो ठोस ही विलायक है, ठोस ही विलय है। तो इसके एग्जाम्पल है मिश्र धातुएं, रंगीन पत्थर, कांच, ये सब किसमें आते हैं बच्चों? ठोस विलयन में, है ना। मिश्र धातुओं में देखो एक धातु ज्यादा होती है, जैसे स्टेनलेस स्टील है तो उसमें आयरन ज्यादा होता है, मतलब वो क्या हो गया? विलायक। निकेल है, क्रोमियम है, कार्बन है, वो जो मिले हुए हैं वो उनके विलय हो गए। ऐसे ठोस द्रव, ठोस क्रिस्टलीय लवण इसमें आते हैं, जितने भी आपको क्रिस्टलीय लवण इस तरह से दिखते हैं वो इसी में आएंगे। ठोस उसमें लवण होता है और जल के अणु उसमें विलय की तरह होमोजेनेटिकली बिखरे रहते हैं। ठोस और गैस, ठोस पर गैस, जैसे पीटी पर अधिशोषित गैस H2, है ना, खनिज में घुलित गैस है। तो जितना भी धातु डस्ट पर, धातु के चूर्ण पर अगर कोई गैस अधिशोषित है तो वो एक ठोस गैस विलयन हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। फिर दूसरा विलयन है द्रव विलयन। इसमें विलायक क्या होगा बच्चों? द्रव होगा, और इसलिए पूरे विलयन की भौतिक अवस्था द्रव दिखेगी, जैसे द्रव प्लस द्रव, अल्कोहल प्लस जल, है ना, अल्कोहल में जल घुला है। तो यहां पर जैसे हम ये कहें कि जल एक विलायक की तरह और अल्कोहल कम है तो उसमें विलय की तरह हो जाएगा, या उल्टा भी कर सकते हैं, अल्कोहल ज्यादा और जल डाल दें तो भी इस तरह से द्रव द्रव विलयन बन जाएगा। द्रव में गैस, वातित पेय, सॉफ्ट ड्रिंक जो आते हैं, आप देखोगे सोडा वाटर है तो उसमें वाटर में CO2 डिजोल्व होती है। ऐसे वायुकृत जल, जितना भी पानी है इसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है नदी के, तालाब के पानी में, तो वहां पर भी एक द्रव गैस विलयन बना होता है। उसी ऑक्सीजन का उपयोग जलीय जंतु करते हैं। तो इस तरह से खुला हुआ पानी नदी का, तालाब का, वो इस तरह का एक द्रव गैस विलयन होता है। सॉफ्ट ड्रिंक आता है वो भी इसी तरह का होता है। फिर है द्रव प्लस ठोस। तो द्रव में ठोस घुला हो, और ये सबसे ज्यादा दिखेंगे आपको, जैसे नमक को पानी में उठा के घोल दें, शुगर है प्लस H2O है, तो इस तरह के विलयन कहलाते हैं द्रव विलयन। यहाँ विलय की भौतिक अवस्था का कोई लेना देना नहीं है विलयन में, विलयन की भौतिक अवस्था विलायक से होती है और वो होगी द्रव। फिर आता है गैस विलयन। तो गैस प्लस गैस, और इसमें आते हैं वायु है, गैसीय मिश्रण है ना, वायु में नाइट्रोजन विलायक है, बाकी गैसें विलय है। गैस प्लस ठोस, जैसे ऊर्ध्वपातिज ठोस होते हैं, नैप्थलीन है, कपूर है, आयोडीन है ना, नौसादर है। तो इस तरह से अगर हम उन्हें गैस में खुला रख दें, ओडोनिल आती है, तो आप धीरे धीरे उसके छोटे छोटे से कण पूरे वायु में बिखर के या उस वातावरण में बिखर के और इस तरह से एक गैस ठोस विलयन बना लेते हैं, है ना, ऊर्ध्वपातज ठोस प्लस वायु का मिश्रण। और फिर है गैस और द्रव, तो इसमें स्प्रे आते हैं, आर्द्रता हो गई है ना, जल की वाष्प पूरे वायुमंडल में फैली होती है, तो ये एक गैस विलयन होता है। तो ये है कुल मिला के बच्चों विलयन के प्रकार, जो कि हम भौतिक अवस्थाओं के आधार पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट आता है गैसों की द्रव में विलेयता। ध्यान रखें ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसी में हेनरी नियम और उसके अनुप्रयोग ये सब आता है और क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो देखो गैसों की द्रव में विलेयता, पहले तो हम इसको परिभाषित कर लें, इसे एक अवशोषण गुणांक के रूप में परिभाषित किया जाता है कि एनटीपी पर द्रव के इकाई आयतन, मतलब 1 ml आयतन में घुलित गैस का ml में आयतन गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। इसे अवशोषण गुणांक भी कहते हैं। बात समझ गए बच्चों कि एनटीपी पर द्रव के किसी इकाई आयतन 1 ml आयतन में घुलित गैस का ml में आयतन, मतलब गैसीय आयतन ml में आयतन
गैस की द्रव में विलेयता कहलाती है। इसे अवशोषण गुणांक भी कहते हैं। एनटीपी पर निकाला जाता है तो अवशोषण गुणांक बराबर है गैस का अवशोषित आयतन ml में ले लें और फिर द्रव का आयतन भी ml में। इस तरह से ये एक विमा रहित क्वांटिटी है। अब ये अवशोषण गुणांक गैस की विलेयता समानुपाती होती है अवशोषण गुणांक। जितना ज्यादा गैस 1 ml जल में जितनी ज्यादा गैस घुलेगी, इसका मतलब है कि वो गैस उतनी ही ज्यादा विलेयता दर्शाएगी। जैसे जल के सापेक्ष ये वाले जो लिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जल के सापेक्ष ये अवशोषण गुणांक व्यक्त कर रहा हूं मैं। हीलियम का होता है 0.009, CO2 का है 0.88, H2S का है 2.62, HCl 442, अमोनिया 710। तो इस तरह से आप कहें कि सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है, तो वो दिख रही है हीलियम। और इस तरह से इस ऑर्डर में देखें तो अमोनिया सबसे ज्यादा घुलती हुई दिख रही है। तो इस तरह से अगर हमें गैसों के अवशोषण गुणांक पता है तो हम गैसों की विलेयता बता सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। इसे बोलते हैं हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, हेनरी नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर द्रव सतह पर गैस का आंशिक दाब उस द्रव विलयन में गैस मतलब उस गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब कोई द्रव रखा है और उसकी सतह पर गैस रखी हुई, गैस भरी हुई है, मतलब बंद कर दिया जाए। मान लो ये द्रव है और इसके ऊपर ये गैस A और B रख के और इसको बंद कर दिया जाए, तो गैस का दबाव जितना होगा उतनी ही ज्यादा गैस अंदर घुलेगी, और जितनी ज्यादा अंदर घुलेगी निकल के भी बाहर उतनी ज्यादा आएगी। तो यही इसने कहा है कि स्थिर ताप पर द्रव सतह पर गैस का आंशिक दाब उस द्रव विलयन में उसके मूल प्रभाज की क्या होगा, समानुपाती है। यही है गैस का हेनरी नियम, गैसों की विलेयता का हेनरी नियम। मतलब गैस का आंशिक दाब P समानुपाती गैस का द्रव में मूल प्रभाज X। सपोज ये द्रव है और यहाँ गैस A और B दो गैसें हैं, तो उनका आंशिक दाब है PA, तो विलयन में उनका मूल प्रभाज है XA। ऐसे PB है तो उसका मूल प्रभाज है XB। तो इस तरह से ये रिलेटेड होंगे कि P समानुपाती X। समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नया स्थिरांक आ गया KH। इसको बोलते हैं गैस के लिए हेनरी स्थिरांक। हर एक गैस का अपना अलग अलग होता है ये, और X तो वही है गैस का मूल प्रभाज। अब आता है और आगे बढ़े कि गैसों की द्रव में विलेयता बहुत कम होती है बच्चों। बहुत कम गैसें अपनी मॉलिक्यूलर, देखो हेनरी नियम तभी लगता है जब गैस द्रव में जाए, किसी प्रकार से कोई रासायनिक क्रिया ना करे, वियोजित ना हो, संगुणित ना हो, तो ऐसी गैसें बहुत कम है। और अगर ऐसी कोई गैस है तो वो द्रव में कम घुलती है। तो ऐसे में हम ये कहें कि विलायक के जितने भी मोल हैं उसके रिस्पेक्ट में गैस के घुलित मोल जो हैं गैस के, हम यहां पर ये कहें कि गैस के घुलित, ठीक है, मोल काफी कम होते हैं। मान लो 1 लीटर जल में 2 ग्राम हाइड्रोजन घुल रही है या 1 ग्राम हीलियम, तो सोचो आप कि उसके कितने मोल हैं 55.6, और इसका 1 ग्राम मतलब एक कितना मोल छोटा हो गया। तो द्रव में कुल मोलों की संख्या अगर हम देखें तो हम विलायक के मोल बहुत ज्यादा हैं और विलेय के, तो ऐसे में विलयन के कुल मोल ये क्या है बच्चों, विलयन में कुल मोल, ठीक है, NS + NG की जगह हम केवल NS लेंगे, विलायक के मोल। और इसीलिए गैस का जब हम मोल प्रभाज निकालते हैं तो गैस के मोल अपॉन में कुल मोल। अब हमने कुल मोल में गैस के मोल को हम जहां सम में उसको हटा दिया, तो हम केवल गैस का मोल प्रभाज जब द्रव विलयन में निकालेंगे तो N गैस के मोल अपॉन में विलायक के मोल, जहां XG गैस द्रव में गैस का मोल प्रभाज को व्यक्त करता है और NG जो है गैस के घुलित मोल हो गए। यदि गैसों का मिश्रण वायु दिया है तो, अब कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि गैस डायरेक्ट उसका आंशिक दाब ना देके ये बोलता है कि वायु को जल में प्रवाहित किया गया। अब यहां पर जो P है, ध्यान रखें गैस का आंशिक दाब है ना कि संपूर्ण वायु का। तो हमें ऐसे में यदि गैस का मिश्रण वायु दिया है और हम ये कहें कि उसे, ठीक है, जल में प्रवाहित किया गया है, प्रवाहित किया गया है, मतलब डायरेक्ट वायु ना देके
सॉरी, आपको डायरेक्ट गैस भरना बता के उसने कह दिया वायु को इतने एटीएम दाब पर जल में प्रवाहित किया गया है, तो बताएं नाइट्रोजन गैस की विलेयता क्या होगी। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान रखें ये जो इक्वेशन है इसमें जो P है ये है वो गैस जिसका आप मूल प्रभाज निकालना चाह रहे हैं, द्रव में घुलित मात्रा निकाल रहे हैं, उस गैस का अपना एक पर्टिकुलर प्रेशर है, इंडिविजुअल। तो हमें गैस का आंशिक दाब निकालना होगा और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि गैस मिश्रण में गैस का मूल प्रभाज, या हम ये कहें कि वायु में, ठीक है, गैस का मूल प्रभाज कितना है, ठीक है, और फिर गुणा मिश्रण का, या यह कहें कि वायु का कुल दाब। अभी मैं इसका एक रिलेशन, एक क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस तरह से पहले गैस का आंशिक दाब निकालोगे, फिर जाके आप XG निकालोगे। यहां हम हेनरी स्थिरांक और परिभाषित कर लें, KHP = KH × X, तो KHP/X। इस तरह गैस का दाब और उसके मूल प्रभाज का अनुपात स्थिर रहता है, इसे ही बोला गया बच्चों KH, हेनरी स्थिरांक। अब देखो KH के लक्षण, तो इकाई की बात करें तो KH की इकाई P/X से निकलेगी। P एटीएम में, चूंकि X मोल प्रभाज है, तो ये जो होता है हम जानते हैं मोल प्रभाज ये विमा रहित क्वांटिटी है, तो KH की यूनिट एटीएम या बार में आएगी, मतलब जिसमें आप आंशिक दाब लोगे उसी यूनिट में KH को दिया जाता है। KH का मान प्रत्येक गैस के लिए स्थिरांक होता है और हर एक गैस का पृथक पृथक होता है। ध्यान रखें बच्चों, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, हर एक गैस के लिए इसका मान अलग अलग होगा और स्थिरांक होगा। दाब वृद्धि से ये प्रभावित तो नहीं होगा KH, किंतु ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है क्योंकि गैस की विलेयता घटती है। क्योंकि यहां देखो आप P के समानुपाती दिख रहा है, तो X अगर कांस्टेंट है तब P के साथ KH बढ़ेगा, क्योंकि हम दाब बढ़ाएंगे तो घुलित गैस के मोल भी बढ़ेंगे, तो ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आपने ताप बढ़ाया तो घुलित गैस की मात्रा घटना शुरू हो जाएगी, X की वैल्यू घटेगी तो KH बढ़ता है। तो इस तरह से ताप वृद्धि से KH बढ़ेगा। KH का मान द्रव में गैस की विलेयता को व्यक्त करता है। ध्यान रखें KH का मान ज्यादा है, इसका मतलब है कि गैस का मोल प्रभाज विलयन में कम है, मींस गैस कम घुली है। KH का मान कम है तो इसका मतलब X की वैल्यू ज्यादा है। सेम दाब पर दाब स्थिर रख के और X की वैल्यू अगर ज्यादा करेंगे तो KH घट जाएगा। तो सेम दाब पर अलग अलग गैसों के लिए अगर हमें KH दे रखे हैं तो उन KH वैल्यू को देख के गैस की द्रव में विलेयता बताई जा सकती है, क्योंकि गैस की विलेयता S व्युत्क्रमानुपाती है KH स्थिर दाब पर। अलग अलग गैसों के लिए आपको दे रखे हो तो आप इससे उनकी विलेयता को निर्धारित कर सकते हैं, अर्थात KH का मान जिस गैस के लिए अधिक होगा उसकी द्रव में विलेयता कम होगी। और इस तरह से हम S1/S2 = P1/P2 × KH2/KH1, जहां S1 S2 दो विलेयताएं हैं। अगर एक ही गैस की विलेयता ली गई है तो केवल दाब से अनुपात से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके KH1 और KH2 क्या होंगे बच्चों, समान होंगे। फिर एक ग्राफ से देखें तो P = KH × X, Y = mx ग्राफ है, तो यहां पर हम P ले लें X, तो ये जो स्लोप दिख रही है वही किसकी इक्वल है बच्चों, KH की। ठीक है, अब मैं एक दो क्वेश्चंस बता देता हूं। जैसे ऑक्सीजन का KH मान है 34.84 किलो बार तथा इसका आंशिक दाब दे दिया है, तो इसकी विलेयता जल में ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। तो देखो यहां पर 1 लीटर जल में विलेयता मानी गई ली गई है, तो यहां हम सॉल्वेंट के मोल ले लेंगे 1 लीटर जल में मोलों की संख्या, तो जो आती है 55.6। ऑक्सीजन का दाब दे रखा है 0.98 बार, KH दे रखा है तो किलो बार में है, मैंने इसको बार में ले लिया ताकि X जो है गैस का, मतलब ये जो आए ये विमा रहित हो जाए, तो P/KH से, तो ये आ गया ऑक्सीजन का मोल प्रभाज, मतलब यहां पर मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज ऑक्सीजन का = NO2/NH2, तो XO2 तो आपने निकाल लिया, NO2 हमें निकालना है, गैस जल के मोल आपने पहले निकाल लिए 55.6, तो इस तरह से NO2 के मोल आ गए 1.56 × 10⁻³ मोल पर लीटर। क्योंकि मात्रा पूछी गई है तो 32 से और गुना कर दे, तो 0.05 ग्राम पर लीटर, ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, वायु में N2 का मोल प्रभाज है 0.8, यदि वायु को 5 atm दाब पर 10 मोल जल में प्रवाहित करें
तो घुलित N2 के मोल क्या होंगे। KH आपको दे रखा है 10 की पावर 5 ATM। तो आपको करना क्या है, वायु में N2 का आंशिक दाब Pn2, तो वायु में N2 का मोल प्रवाह गुणा वायु। अभी मैंने आपको कहा था इसमें वायु को प्रवाहित किया गया है, ठीक है, वायु को 5 ATM 10 मोल जल में, तो हम वायु में नाइट्रोजन का पहले आंशिक दाब निकाल लें। तो वायु में N2 का मोल प्रवाह गुणा वायु का दाब, तो आपने रखा 0.8 इंटू 5, तो Pn2 आ गया 4 ATM बस। फिर xN2 Pn2 अपॉन KH, तो ये हो गया 5 ATM अपॉन 10, ये उसका KH की वैल्यू होगी 10 की पावर 5 ATM। तो नाइट्रोजन के मोल आ गए 5 इंटू 10 की पावर -5, सॉरी मोल प्रवाह आ गया। तो मोल निकाल लिया आपने, xN2 इक्वल टू nN2 अपॉन NH2। तो मोल प्रवाह हमें N2 का पता है, N2 के मोल निकालना है, जल के मोल आपको पहले दिए गए हैं 10 मोल, इस तरह से आपने निकाल लिया। फिर आते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग बच्चों, तो ये काफी थ्योरेटिकल पार्ट है। फिर बता दूं, शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए हम जानते हैं कि हम उसमें गैस को दाब पर भरा जाता है। जैसे आप जैसे ही कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो एकदम से गैस के बुलबुले निकलते हैं, ऐसा इसीलिए था क्योंकि जब तक ढक्कन बंद था गैस ज्यादा घुली हुई थी। ऐसे ही आपने ढक्कन हटाया, दाब घटा, तो गैस की विलेयता घट गई। समुद्री गोताखोर को हीलियम युक्त वायु, ये मिश्रण होता है 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% O2, ये मिश्रण दिया जाता है। ऐसा क्यों, वायु क्यों नहीं दी जाती? रीजन ये है कि बच्चों की हीलियम उच्च दाब पर भी रक्त में नहीं घुलती, जबकि वायु को सीधा प्रयोग करने पर जल के दबाव से रक्त में, सीधा प्रयोग करने पर जल के दबाव से रक्त में, ठीक है, और रक्त में N2 जो है घुल जाती है और जल से बाहर आने पर यह बैंड उत्पन्न करती है। मतलब जैसे ही जल से बाहर आएंगे तो N2 वाहिकाओं से बाहर आने लगेगी और ऐसे में दर्द होता है, बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है। तो इसीलिए समुद्री गोताखोरों को ये मिश्रण दिया जाता है। बात समझ गए ना, कि जल के अंदर दबाव बढ़ेगा तो वायु में घुलित N2 रक्त में घुलेगी और जैसे ही जल से बाहर आएगा गोताखोर, घुली हुई नाइट्रोजन जल से रक्त से बाहर आएगी और वाहिकाओं में बुलबुले बनेंगे जो रक्त प्रवाह को बाधित कर सकते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। इसे बोलते हैं डाइवर बैंड्स। ठीक इसी तरह से पर्वतारोही जब ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर दबाव कम हो जाने के कारण, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जिससे उनमें मूर्छा उत्पन्न हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। इसे बोलते हैं एनॉक्सिया। तो यहाँ इस तरह से अगर हम यहाँ नीचे हैं तो 1 ATM दाब पर रक्त में ऑक्सीजन घुल रही है, लेकिन हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, तो हमारे रक्त में ऑक्सीजन कम घुलेगी तो हमारे माइंड को कम ऑक्सीजन मिलेगी और इस तरह से हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर देगा और एक मूर्छा की स्थिति बनेगी और यहाँ तक कि कोमा में भी जा सकता है। तो इस तरह से ये है कुल मिला के हेनरी नियम। हेनरी नियम कब लागू होता है, तो ध्यान रखें, हेनरी नियम में गैस विलेय में जल में कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, संगुण वियोजित नहीं होनी चाहिए, तापमान स्थिर रहना चाहिए, जो दाब है गैस का वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हेनरी नियम लागू होगा। तो कई बार आते हैं ना कि किन गैसों में हेनरी नियम लागू नहीं होगा, तो ऐसी गैस है जिनमें ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है, हेनरी नियम नहीं लगता, ठीक है, जैसे SO2, CO2, HCl, NH3, H2S, इनको अगर आप पानी में रखोगे तो ये उसमें इसलिए घुल जाती है क्योंकि रासायनिक क्रिया या वियोजित हो जाती है, तो दबाव कम रहेगा, ज्यादा घुलेंगी। तो नियम के अनुसार हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक नॉन पोलर गैसें आसानी से हेनरी नियम का पालन करती है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।